ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में समझ लिया था। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या डिफरेंसेस होता है, इनके बारे में समझा था। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे जितना अभी तक पढ़ा हुआ है, और उसमें कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो हम आज एक्स्ट्रा थोड़ी सी देखेंगे, और उसके बाद हम आगे क्रोमोसोम को डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें हम डीएनए वगैरह को समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम फटाफट बता दो, क्या क्या है बताओ। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। ये मैंने उस वक्त नहीं बताया था, तो एक इंफॉर्मेशन क्या याद रख लेना, 70S राइबोसोम। वैसे राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को क्योंकि अधिक काम करना पड़ता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। बताओ, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोडक्शन करने का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी थोड़े अमाउंट में प्रोटीन देता है कौन? वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करके सेल के सारे ऑर्गन्स को देता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वाला 70S राइबोसोम वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देता है। ठीक है, तो याद रखना। बताओ, ये क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वाटर स्टोरेज का। ओके, उसके बाद ये जो न्यूक्लियस से लगा हुआ है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। क्या होता है? तो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंकाल के फॉर्म में। ER में ही हमें देखने को मिलता है क्या? राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। तो बताओ, एनिमल सेल्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एनिमल सेल्स या प्लांट सेल, ये कौन से टाइप के सेल होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिन्हें हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें 80S राइबोसोम देखने को मिलता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम है, वो कौन सा होगा? 80S राइबोसोम। मैंने बताया था राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यानी सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, और जबकि 80S राइबोसोम हमें यूकैरियोटिक यानी फुल्ली डेवलप्ड सेल के अंदर पाया जाता है। तो क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक की तरह पहचाना जाता है या वर्क करता है। तो प्रोकैरियोटिक की तरह पहचाना जाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो है 70S। क्यों? हमें 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक यानी सूक्ष्म जीवों के अंदर पाया जाता है, ये हमने समझा था। ठीक है, ओके। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, लेकिन इसे कभी कभी हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स के फॉर्म में भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछेगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है? ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन करने का काम करता है। और ये क्या है? ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये किसी भी काम न कर रहे ऑर्गन्स को गला करके खत्म कर देता है, यानी कैटाबोलिज्म का काम करता है, खा पी करके खत्म कर देता है। ये बताओ, ये येलो कलर का है, ये क्या है? इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा। ये है सबका पापा यानी न्यूक्लियस। यही सबको कंट्रोल करता है, यही
लाइसोसोम को बताता है कि किसको मार करके खत्म करना है। यही सेंट्रोसोम को बताता है कि कौन सा ऑर्गन डैमेज हो गया है, उसे रिप्लेस, उसकी जगह दूसरे ऑर्गन्स को लाना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। गोल्जी बॉडी को कहता है कि तुम्हें एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बताता है कि तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करना है। वैक्यूल्स को बताता है कि तुम्हें वाटर स्टोरेज करना है। ये सारा का सारा काम कौन करता है? न्यूक्लियस। अगर ऐसा हो कि कोई न्यूक्लियस को ही हैक कर ले तो, अगर कोई सेल के न्यूक्लियस को हैक कर ले तो तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम नए नए सेल्स को जनरेट करता है, मतलब जो सेल डैमेज हो गए हैं उनको क्या करता है? रिप्लेस कर देता है नए सेल से। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करने का काम करता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस को हैक कर ले तो सोचो जैसे कोरोना आया और कोरोना आकर के न्यूक्लियस के कान के पास बंदूक लगा दे, कहे भैया समझ जाओ, एक काम करो सेंट्रोसोम को कि सेंट्रोसोम तुम्हारे जैसे सेल का डिवीजन न करे, मेरा क्या करे? फोटोकॉपी बनाए। सेल डिवीजन एक तरीके से क्या है? जैसे हम जेरोक्स मशीन में कोई पिक्चर है उसको डाल देते हैं और उसी का फोटोकॉपी हो रहा है। तो हमारा एक कोई सेल है, इसी के जैसे दूसरे सेल को बना देना क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन कहलाएगा। तो अगर कोरोना आ गया, मैं लिख देता हूँ सी फॉर कोरोना, और कोरोना ने न्यूक्लियस को हैक कर लिया, न्यूक्लियस पर अटैक करके वो कहे कि सेंट्रोसोम से कहो मेरा फोटोकॉपी बनाया, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर इस ओरिजिनल सेल की जगह क्या आने लगेगा? कोरोना आने लगेगा। और ये कोरोना जब पूरे बॉडी में फैल जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। कोरोना में क्या क्या सिम्टम्स होता है ये हमने देखा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन कहते हैं। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, हमने देखा था कि भाई ये जो सेल होता है, सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, और सेल के अंदर पाया जाता है एक लिक्विड जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बताओ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके क्या बनता है? बनता है प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार किसने बताया था? एक्सले ने। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी? तुर्पिंजे ने। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 70S। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S। बताओ, एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव करता है यूकैरियोटिक सेल में। कौन सा चीज है जो यूकैरियोटिक सेल में होते हुए भी प्रोकैरियोटिक की तरह उसे बिहेव करने पर मजबूर किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम। इतना क्लियर हुआ? तब मैंने दिखा देता हूं। जैसे ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था कि एक पोर्शन है जो कैसा है? स्मूथ है, और एक पोर्शन है जो रफ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता था? वसा यानी फैट। और रफ एंडोप्लाज्मिक क्या बनाता था? प्रोटीन, है ना? रफ एंडोप्लाज्मिक क्या बनाता था? प्रोटीन। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन किसकी वजह से बनाता था? राइबोसोम की वजह से। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रफ हुआ क्यों? राइबोसोम की वजह से। इसमें बताओ कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा? 70S या 80S? अगर कोई सेल यूकैरियोटिक है तो उसके अंदर 80S पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक है तो 70S पाया जाएगा। इतना क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने ये देखो, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो
कैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे। क्या क्या डिफरेंसेस देखे थे? इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो होगा 70S, छोटा होता है, और इसके अंदर होगा 80S। देखो, इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होता है, न्यूक्लियस के बाहर नो कवर। लेकिन हमारे इसके ये है न्यूक्लियस और इसके बाहर क्या है? कवर है। इसमें हमें कवर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक में हमें कभी कभी डीएनए और आरएनए दोनों देखने को मिलता है। जैसे कि वायरस क्या है? एक प्रोकैरियोटिक है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो वायरसेस में हमें देखने को मिलता है आरएनए, और इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है डीएनए। तो आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है, ठीक है, आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें पाया जाएगा सिलिया और फ्लैजेला। जैसे ये क्या था? बड़ा सा, ये है फ्लैजेला। और हमने देखा था कि जो छोटा छोटा जैसे ऐसे कोई सेल था तो उसके बाहर ऐसे रोवेदार स्ट्रक्चर निकला हुआ था, उसको हमने क्या कहा था? सिलिया, है ना, सिलिया। तो सिलिया और फ्लैजेला हमें प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। सिलिया हमें इसमें भी देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक में भी हमें सिलिया देखने को मिलता है, ठीक है। सिलिया हमें यूकैरियोटिक में भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। और मेजरली हमें सिलिया और फ्लैजेला कहाँ देखने को मिलता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल दोनों पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, लेकिन सेल वॉल नहीं मिलेगा। सेल वॉल हमें, अगर ये एनिमल सेल है तो, ठीक है, एनिमल सेल में हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलता है। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो ये याद रखना थोड़ी सी कैटेगरी वाइज कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा कि एनिमल सेल्स में क्या सेल वॉल देखने को मिलता है, तो नहीं, वो प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैं जैसे ये बना दूं, गोला है मेरा एनिमल सेल, और एक ऐसे बना देता हूं, ये है मेरा प्लांट सेल। हमने पहली चीज इसमें देख ली थी भाई कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। एनिमल सेल, मैं लिख देता हूं एनिमल प्लांट, ठीक है, एनिमल और प्लांट। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर सर्कुलर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? प्लांट सेल का क्वाड्रिलेटरल है। देखो, एनिमल सेल में हमें सिलिया देखने को मिलता है, ठीक है। एनिमल सेल में हमें सिलिया देखने को मिलता है, सिलिया या फ्लैजेला देखने को इसमें मिलता है, सिलिया या फ्लैजेला देखने को मिलता है। लेकिन प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है, हमें इसमें लाइसोसोम देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। प्लांट सेल में लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एनिमल सेल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर किसका होता है? न्यूक्लियस का। और प्लांट सेल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर प्लास्टिड का, ठीक है, प्लास्टिड हमने 3 टाइप के देखे थे। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट उसे स्टोर करता है, और क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है। जेंटोफिल, विटानिन, ये सब के बारे में हम लोगों ने समझा था कि कौन कौन से कलर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेल को एक पूरा का पूरा यूनिट कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इनके अंदर हमें तरह तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तरह तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है? अब हमने एक बात समझी थी, मैं इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। और हमने देखा था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमारा ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और क्या भरा होता है? तो भरा होता है 80% प्रोटीन और 20% क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। अब देखो, पहली बार अगर हम बात करते हैं, पहली बार क्रोमोसोम को अगर किसी ने ऑब्जर्व किया था तो वो थे वोल्डर फ्लेमिंग। ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इस न्यूक्लियस के अंदर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने किसके अंदर देखा? न्यूक्लियस के अंदर, और इसको उन्होंने क्या कहा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को सबसे पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? तो ऑब्जर्व किया था वोल्डर फ्लेमिंग ने। ठीक है, वोल्डर फ्लेमिंग ने। मैं दिखाता हूं कौन है वोल्डर फ्लेमिंग। देखो, ये दिखाई दे रहे हैं, ये है वोल्डर फ्लेमिंग। उन्होंने देखा कि सेल के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा दिखाया, बताया कि भाई इसका ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये पेयर्स में दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक ये है। यानी इन दोनों को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें से दो निकलेगा। तो उन्होंने इसमें क्या कहा? ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। पेयर यानी जोड़ी, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, पेयर्स में होते हैं। इतना क्लियर है? पेयर्स में होते हैं। उन्होंने बताया कि इंसानों के अंदर, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कुल 46 नंबर में अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनसे पूरे पूरे शरीर का निर्माण होता है। 46 नंबर में टोटल। टोटल अगर इसे हम पेयर में कर दे तो 46 को 2 से डिवाइड कर दो, 23 है ना, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स यानी हमारी बॉडी के अंदर पेयर में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और वैसे टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिससे मिल करके क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमारे अंदर 46 होते हैं, वैसे बैक्टीरिया में होते होंगे, है ना। उसके बाद आलू हो गया, उसमें भी होते होंगे, आलू का स्ट्रक्चर है। चिंपैंजी हो गया, टोबैको हो गया, मतलब अलग अलग चीजों में अलग अलग नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो पहले हम वो समझ लेते हैं इसमें कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। बताओ, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी? वोल्डर फ्लेमिंग ने। वोल्डर भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन की अगर बात करें, नंबर 1 लिखता हूं, ह्यूमंस में दो चीजें, टोटल 46 पेयर्स में 23। अच्छा, 23। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे एक इंसान के अंदर 46 है। अब ये है, मान लो कि मिस्टर रॉबिन आर, और ये है उनकी वाइफ राधा। ठीक है, राधा। इन दोनों ने आपस में संभोग किया, सेक्स किया। उसके बाद इनसे आने वाला जो बच्चा होगा, चाइल्ड, है ना, चाइल्ड, जो बच्चा है। अब बताओ, इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है ना। जब ये सेक्स करेंगे तो भाई ट्रांसफर होके इनके अंदर से जाएगा स्पर्म, और इनके अंदर से जाएगा ओवम, यानी जो एग होता है। एक, हालांकि अभी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीज को डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो बताओ, अगर यहां से भी 46 चला जाए और यहां से भी 46 आ जाए, तब तो बवाल हो जाएगा, है ना।
ये जो बच्चा है, बच्चे के अंदर भी आना चाहिए 46 ही। तो बताओ ये जो स्पर्म आएगा ये कितने क्रोमोसोम को लेकर आएगा? तो ये लेकर आएगा 23 क्रोमोसोम। ओवम आएगा, ये कितने को लेकर आएगा? ये भी लेकर आएगा 23 क्रोमोसोम। तब जा करके इस बच्चे के अंदर टोटल बनेगा 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर नहीं रे बकलोलवा, ये 23 नंबर्स में। यहाँ मैं पेयर्स में बात कर रहा हूँ कि इंसान के अंदर पेयर्स में 23 होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म और ओवम क्रोमोसोम कैरी करते हैं वो होता है खाली 23। तब जाकर के ऐड होता है और बनता है 46। इतना क्लियर है? ओके। तो इसी स्पर्म में पाए जाने वाले क्रोमोसोम या ओवम में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को हम लोग जर्म सेल या सेक्स सेल कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि जर्म सेल या सेक्स सेल ऑफ ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23। बताओ जर्म सेल ऐसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल। ये कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? तो 23। इतना क्लियर है? ओके। बैक्टीरिया, याद रखो बैक्टीरिया में एक ही पाया जाता है। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आलू, आलू को क्या कहते हैं? कैटो आलू हो गया, या फिर चिंपांजी हो गया, या टोबैको। सुर्ती खाते हो? हाँ मैं लिख देता हूँ टोबैको। इन सब में 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से कहेगा कि सबसे अधिक क्रोमोसोम, मतलब 1000 2000 जो भी होगा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? मैक्सिमम क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है टेरिडोफाइटस में। इसमें पाया जाता है टेरिडोफाइटस। ठीक है, टेरिडोफाइटस। मैक्सिमम क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस। ठीक है, टेरिडोफाइटस। कितना क्लियर हुआ? ओके। तो क्रोमोसोम समझ में आया? बताओ क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी? वोल्टर फ्लेमिंग ने। बताओ न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया? क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी? वोल्टर फ्लेमिंग ने। वोल्टर भी याद रखो तो भी चलेगा। बताओ इंसानों में सेक्स सेल में कितने क्रोमोसोम? 23। टोटल नंबर ऑफ 46। पेयर में 23। बैक्टीरिया के अंदर एक। चिंपैंजी, आलू और टोबैको में 48। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में। इतना क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखो जो फ्लेमिंग साहब थे इन्होंने तो ये सारी बातें बता करके चले गए। उसके बाद और साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा कि जो वोल्टर फ्लेमिंग ने बताया था कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। तो उन लोगों ने इस क्रोमोसोम को ना उखाड़ना शुरू किया। और समझो, जैसे कि मैं बनाता हूँ कि ये लो एक क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम मैंने बताया। ये क्रोमोसोम मैंने बनाया। ठीक है, ये क्रोमोसोम। अब यहाँ से लोगों ने क्या किया कि इस क्रोमोसोम को देखा कि ये बहुत ही ऐसे ऐसे है, तो इसको एक काम करो, इसको ना लोगों ने उखाड़ना शुरू किया। कैसे उखाड़ेंगे?
देखो अभी मैं समझाता हूँ। इसको खींचेंगे, थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ। इसको लोगों ने खींचना शुरू किया, इसको ऐसे ऐसे खींचना शुरू किया तो देखिए कि ये और उखड़ रहा है। उसके बाद खींचते 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 और खींचा तो और ऐसे उखड़ने लगा, और खींच दिया तो ऐसे ऐसे मतलब कि और सिंगल होने लगा। ठीक है, जब इसको और खींचा तो इन्होंने इसमें देखा कि कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें और इस क्रोमोसोम के अंदर इंक्लूड है, और इसको कहा डीएनए। तो पोर्शन निकला, वो क्या निकला? वो था डीएनए। डीएनए डीएनए इस डीएनए को और खींचा गया तो उन्होंने देखा कि और भी कोई स्ट्रक्चर इसमें निकली हुई है, और इसको उन्होंने नाम दिया जीन। जीन, डीएनए को खींचा तो उसमें से क्या निकल के आया? जीन। और जीन को जब और एक्सपांड किया, जीन को जब खींच दिया गया, जीन को, तो उन्होंने देखा उसमें, जीन को जब खींच दिया तो उन्होंने देखा तो उसमें एक सिंगल हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, कैसा? इसको थोड़ा सा उन्होंने जीन को और खींच दिया तो देखा कि सिंगल हेलिक्स जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है, और उसको नाम दिया क्या? आरएनए। आरएनए। तो देखो, जब हम लोग आरएनए को समेटेंगे तो बनेगा जीन, जीन को समेटेंगे तो बनेगा डीएनए, और डीएनए को समेटेंगे तो बनेगा क्रोमोसोम। क्या बनेगा? क्रोमोसोम। यानी ये बात याद रखना कि क्रोमोसोम को खींचो तो निकलेगा डीएनए, डीएनए को खींचो तो निकलेगा जीन, और जीन को खींचो तो निकलेगा आरएन आरएन आरएनए। बताओ, क्रोमोसोम की डिस्कवरी वोल्डर फ्लेमिंग ने की। क्रोमोसोम की डिस्कवरी वोल्डर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, वोल्डर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, इतना क्लियर है? वोल्डर फ्लेमिंग ने की। ओके, अब देखो, जो डीएनए को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया ना, वो थे फ्रेडरिक मिसर। डीएनए को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? मैं कहीं और लिखूं? इसको मैं स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूँ। देखो, पहले ये देखो। ठीक है, जैसे ये है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में दिखाई दे रहा है, इसको और खींचा लोगों ने तो यहाँ पर इनको मिलने लगा डीएनए। डीएनए को और खींचा तो मिला जीन, और जीन को और खींच देंगे तो मिल जाएगा इनको आरएनए। ठीक है, जीन को और खींच देंगे तो मिल जाएगा इनको आरएनए। ठीक है, आरएनए। तो देखो, क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था सबसे पहली बार? तो डिस्कवर किया था वोल्डर फ्लेमिंग ने। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था फ्रेडरिक मिसर ने। देखो, मैं यहां लिखता हूं, यह है फ्रेडरिक मिसर। क्या नाम है इनका? बोलते रहो, फ्रेडरिक मिसर। MIESCHE, फ्रेडरिक मिसर। उसके बाद डीएनए का जो मॉडल दिया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये है, अगर बनाओ ऐसे, ये वाला जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स, ये किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रीक ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रीक ने। इनका नाम क्या है? वॉटसन, और इनका नाम है क्रीक। ठीक, लेकिन डीएनए को सबसे पहली बार लैब में ले जाकर के मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने। बताओ, डीएनए को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया फ्रेडरिक मिसर ने। मॉडल किसने दिया? मॉडल वॉटसन एंड क्रीक ने। मॉडिफाई किसने किया? लैब में मॉडिफाई किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। कितना क्लियर हुआ? देखो, ये डीएनए हमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, डीएनए हमें कहां कहां देखने को मिलता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं।
पहले यहाँ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक चीजें बता देता हूँ, जैसे डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में कहाँ कहाँ मिलता है ये मिलता है हमें न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैं एनिमल सेल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लांट सेल वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें भी समझेंगे, ठीक है। ओके, तो डीएनए अभी कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, डीएनए का अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या है, इसको कहते क्या है डीएनए को? इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे हमने देखा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में ही हमें डीएनए और आरएनए देखने को मिला है। आरएनए देखने को मिला, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रहा है? आरएनए को हम क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अभी हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के बारे में समझते हैं, फिर आरएनए हम समझेंगे कि भाई कितने टाइप के आरएनए होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे काम होता है, मैसेंजर आरएनए क्या है, टी ट्रांसफर आरएनए क्या है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए क्या है, उन सब के बारे में, आरएनए के बारे में हम समझेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं पहले किसके बारे में समझते हैं? डीएनए के बारे में। तो बताओ, डीएनए का नाम फुल फॉर्म क्या है पूरा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था फ्रेडरिक मिशर ने। मॉडल दिया वॉटसन एंड क्रिक ने। कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो देखो ये जो डीएनए होता है ना, वो कई तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। इससे मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैं पहले यहाँ लिखता हूँ डीएनए। डीएनए डीएनए किससे मिलकर बना होता है? तो कई तरीके के न्यूक्लियोटाइड से, जिसको हम मिला देंगे तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत सारे, जैसे होता है ना, कई सारे इथीन को मिला दो तो बन जाता है पॉलीथीन। कई सारे इथीन को मिला दो तो बन जाता है पॉलीथीन। इसी तरीके से कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला दो तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में डिवाइड होते हैं। इसमें किसमें? पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फोरस। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरस, क्या? फॉस्फोरस। देखो, ये जो फॉस्फोरस है ना, ये डीएनए में पाया जाने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फॉस्फोरस क्या होता है? एक एलिमेंट। यही पूछता है कई बार कि डीएनए में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन में दिया रहेगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हीलियम, हाइड्रोजन। तो लोग नाइट्रोजन नाइट्रोजन सुने रहते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तो बेस अलग है, एलिमेंट अलग है। इसको अगर कहेगा एलिमेंट कौन सा है तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एलिमेंट, फॉस्फोरस एलिमेंट, ठीक है, फॉस्फोरस एलिमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स पर। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये अगेन दो भागों में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं कि शुगर, चीनी, ठीक है, शुगर। और एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। शुगर, तो बताओ डीएनए में कौन से टाइप का शुगर पाया जाएगा? तो इसके नाम में ही है डीऑक्सी राइबो, राइबोज, ओज जिसमें लगा होता है उसे हम शुगर कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज, है ना। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाने वाला शुगर, नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज, सबसे मीठा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, ओज जिसमें लगा होता है वो क्या होता है? एक तरीके का शुगर होता है। इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? तो ये होता है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज। ये एक तरीके का क्या है? शुगर है, एक तरीके का शुगर है, एक तरीके का शुगर है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। उसके बाद जो नाइट्रोजन बेस होता है, ये नाइट्रोजन बेस हमें दो चीजों से मिलता है, या दो चीजों से मिलकर बनना होता है। एक को हम कहते हैं प्यूरिन, प्यूरिन, और एक को कहते हैं पैरिमिडीन, पैरिमिडीन,
ठीक है, पैरिमिडीन। इतना क्लियर है। नाइट्रोजन बेस कितने चीजों से मिलकर बनता है? 2, प्यूरीन और पैरिमिडीन, प्यूरीन और पैरिमिडीन, प्यूरीन और पैरिमिडीन। ठीक है, देखो अब ये जो प्यूरीन एंड पैरिमिडीन होते हैं, ये क्या क्या चीजों को कंटेन करते हैं, मतलब कि इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो जो पैरीन होता है, प्यूरीन होता है, प्यूरीन में हमें पाया जाएगा ए और जी, यानी अडेनिन और गुआनिन, अडेनिन और गुआनिन। और पैरिमिडीन जो होता है, इसमें पाया जाता है हमें सी और टी, यानी साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, हमने डीएनए में देखा है ना, ये देखो जैसे ये हमारा क्या है, ये डीएनए है, डीएनए, डीएनए में ये थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये क्या है? ये है बेस पेयर, बेस पेयर। ये बेस पेयर, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कैसे जुड़ा होता है? ए टी जी सी, ठीक है, ए टी जी सी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जो एडेनिन थाइमिन है, ये मिलकर क्या बनाता है? प्यूरीन, प्यूरीन। और थाइमिन साइटोसिन मिलकर बनाएगा पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन, 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 पायरिमिडीन। ठीक है, और इसका ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऐसे हेलिक्स, ये है इसका शुगर, शुगर कौन सा शुगर है? तो डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी राइबो, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो। समझ में आ रहा है? डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी राइबो। बताओ, अगर हम डीएनए का ये स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा है? दो दिखाई दे रहा है कि नहीं? दो, और ऐसे घुमावदार है, घुमावदार है, तो घुमावदार को हम कहते हैं हेलिक्स, हेलिक्स। और दो है उसको कहेंगे डबल, DOUBLE, डबल। यानी डीएनए जो होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्ड होता है। कैसा होता है? डीएनए की बात करें, देखो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर पाया जाने वाला एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। शुगर, शुगर डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो ये आरएनए हो जाएगा सिर्फ राइबोज, ठीक है, यहाँ पर दो है। उसके बाद स्ट्रक्चर, 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 स्ट्रक्चर क्या है? तो डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स। अब देखो, इसी डीएनए में ना हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी होती है, क्योंकि हमको पता है डीएनए को अगर हम और खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीन। तो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी डीएनए में छुपी होती है, ठीक है। कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, इंसान है, तो इसका आने वाली जो जनरेशन होगा वो भी इंसान ही दिखेगा। उसके पास भी दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, एक नाक, दो मुंह, ठीक है, दो मुंह, ये सारे की सारी चीजें होंगे। इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक। ये नहीं होगा कि इंसान का जो बच्चा है वो घोड़ा बन के पैदा होगा, उसके पास चार पैर हो जाएंगे, एक ऐसे पूंछ निकल जाएगा, ऐसा लंबा सा मुंह हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और घोड़े का जो बच्चा होगा वो घोड़ा ही होगा, गधा थोड़ी पैदा होगा। अब घोड़े और गधे में अगर क्रॉस करवा दोगे तो खच्चर हो जाएगा वो। समझ आ रहा है? तो क्रॉसिंग क्रॉसिंग नहीं खेल रहा है। इंसान हो तो इंसानों के साथ ही अपना जो भी करना है करो। समझा? तो डीएनए के बारे में समझ में आया? बताओ, डीएनए को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने। मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। लैब में ले जाकर उसको मॉडिफाई किसने किया? हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। इसमें बताओ, एडेनिन और गुआनिन मिलकर क्या बनाते हैं? प्यूरीन, प्यूरीन, प्यूरीन। और साइटोसिन एंड थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन मिलकर बनाते हैं पैरिमिडीन, पैरिमिडीन, पैरिमिडीन। अब देखो, अगर हम, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लूं, जैसे हम इसी थाइमीन को ना, देखो जैसे ये होता है हमारा, ये है ए
दूसरा दूसरा मतलब ठीक है। जैसे यह ए टी टी सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अगर इस थायमिन की जगह हम ना यूरासिल लगा दे, यूरासिल और ये जो डीएनए है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे आरएनए में, आरएनए। यहाँ देखो सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यूरासिल, समझ में आ रहा है, यूरासिल। साइटोसिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, गुआनिन है। यहाँ थायमिन की जगह क्या हो गया है, यूरासिल, यूरासिल, यूरासिल। इतना क्लियर है। जाहिर सी बात है जब हम यहाँ यूरासिल लगाएंगे तो ये डबल स्ट्रक्चर हटके इसका जो शुगर रहेगा, शुगर वो भी सिंगल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर शुगर भी तो चेंज करना होगा, समझने के लिए समझो इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, तुम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम थायमिन को हटा करके यूरासिल कर दे, यानी हम यहाँ पर ए यू कर दें ताकि सी रहने दे, तो क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा आर एन ए, आर एन ए। तो इतना अभी क्लियर है सारा का सारा। हमने क्या समझ लिया, क्रोमोसोम के बारे में समझ लिया, क्रोमोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसमें किसमें क्या होता है, और हमने डीएनए के बारे में समझ लिया। ठीक है, डीएनए के बारे में समझ लिया। सारी की सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कहाँ छुपी होती है, हमारी डीएनए के अंदर। आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।